पिछले कुछ सालों में गौरक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ी डिबेट इस देश में हो रही है। कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें या तो जानवरों को ले जाने वाले लोग भीड़ का शिकार हो जाते हैं या गायों को बचाने वाले लोग किसी तरह की हिंसा का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे गौरक्षकों ने जान भी गंवा दी है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि जो गायें मान लीजिए बचाई जाती हैं उनका क्या होगा। क्या सरकारी सिस्टम पर ही निर्भर रह के ये सब किया जा सकता है? उन गायों को किसी सरकारी जो गौशालाएं होती हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ की हालत भी किसी से छुपी नहीं है। तो हम इस तलाश में थे कि क्या कोई ऐसा रोल मॉडल हो सकता है या इंडिविजुअल लेवल पे क्या कोई ऐसा कुछ कर रहा है जिसको हम कह सकें कि ये रियल गौ सेवा है। तो इसी तलाश में हम लोग पहुँच गए विकास नगर और यहाँ हमारी मुलाकात हुई रूमीराम जायसवाल जी से। तो उनसे ही जानेंगे कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, क्योंकि उनके पास इस समय 100 से ज़्यादा गायें हैं। और कहानी इसलिए भी मज़ेदार है कि ये 2008 की बात है। वो तो जा रहे थे देहरादून और चौकी में किसी ने कुछ गौवंश पकड़ा और बात ये हुई, उस समय प्रधान भी थे, तो बात ये हुई कि इन गायों को रखेगा कौन। और लास्ट में जब कोई आगे नहीं आया तो रूमीराम जायसवाल जी ने कहा कि मैं इन गायों को रखता हूँ, मैं इनकी सेवा करूँगा। और तब से ये सिलसिला शुरू हो गया और आज करीबन 15 साल हो चुके हैं और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो हमसे बातचीत करने के लिए हैं रूमीराम जायसवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे भी है कि हम इस तरह की स्टोरीज पे काम करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप स्पेसिफिक सर्च करते हैं तो तीरंदाज लाइव और अर्जुन रावत तीरंदाज से भी सर्च कर सकते हैं। तो सर, ये आप तो अच्छी खासी प्रधानी कर रहे थे, तो ये कब अचानक से हो गया? जैसा कि हमें पता लगा कि आप तो कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक घटना हुई और फिर आपको लगा कि नहीं यार मैं ही रख लेता हूँ। तो ये क्या मामला है, ये पूरा थोड़ा सा ये बताइए। देखिए सर, 2008 में जब मैं ग्राम प्रधान बना तो उस टाइम गौवंश की तस्करी बड़े रूप में होती थी। तो एक जनप्रतिनिधि होने के कारण हमारा जो मुख्य फर्ज बनता है वो भी ये होता है कि हम लोग जो भी घटनाएं घट रही हैं उन पे अंकुश लगाएं। लेकिन एक अंकुश ऐसा नहीं, मेरा अपना मानना है कि मैं किसी भी कार्य को जब करता हूं तो ऐसा नहीं हो कि वो फॉर्मेलिटी औपचारिकताएं हों। मैं चाहता हूं कि स्वयं से शुरू की जाए। 2008 को आप लोगों को पता होगा विश्व गौग्राम यात्रा हमारे सरकार द्वारा, हमारी पार्टी द्वारा मनाई जा रही थी। मैं भी उसमें जा रहा था। मैं उस टाइम जो था पदाधिकारी था, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री था उस टाइम। तो हम लोग बालाजी धाम झाझरा पहुंच गए। मुझे मेरी ग्राम पंचायत के सदस्य ने सूचना दी कि चितला नदी के किनारे से बड़ी संख्या में गौवंशों को लोड किया जा रहा है और अभी भी वहाँ पर दर्जनों के हिसाब से वहाँ पे पड़े हैं। तो हमने तत्कालीन विधायक राजकुमार जी के माध्यम से थाना सहसपुर को सूचना दी और थाना सहसपुर ने मौके पे जाकर के 40 गौवंशों को पकड़ा। सारा का सारा काफिला देहरादून परेड ग्राउंड में कार्यक्रम मनाने गया। तो लेकिन मुझे जो लग रहा था कि इन गौवंशों को हम पकड़वाने के बाद जब थाने में ले जाते हैं तो थाने वाले भी कहाँ रखेंगे इनको, ये कमी मुझे महसूस हो रही थी। मैं इसी कारण से वहाँ से थाना सहसपुर पहुँचा। तो वहाँ पे देखा मैंने पुलिस ने बड़ी संख्या में गौवंश पकड़े तो हैं, लेकिन उनको जो रखवाने और रखने की जो जगह थी वो लगभग वही लोग ले रहे थे जो गौ तस्करी का कार्य करते थे। मैं उनको जानता था क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के कारण। तो मैंने उस टाइम प्रवीण कोश्यारी जी थे थाना अध्यक्ष जी, मैंने उन्हें कहा कि आप जिन्हें ये गौवंश दे रहे हैं ये तो खुद संलिप्त हैं इन धंधों में। तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रधान जी, आप लोग जो राजनीति करते हैं ठीक है, लेकिन आप व्यवस्था के नाम पे जीरो हैं और अब बताओ हम इन्हें कहाँ रखें। मुझे वो बात बहुत खटकी। मैंने भगवान श्री कृष्ण जी को अपना आराध्या मानते हुए अपने मन ही मन में प्रण किया कि यदि मैंने इन गौवंशों को छुड़ाया तो जब तक इनकी व्यवस्था नहीं करता तब तक मैं इनको अपने पास रखूँगा। और मुझे सहसपुर थाने से ये पता लगा कि यदि आप वैकल्पिक रूप में इन्हें रखते हैं तो जब तक इनको दूसरी जगह स्थायी रूप से व्यवस्था नहीं करते तब तक इनके भरण पोषण की व्यवस्था हम लोग करवाएंगे। तो रावत जी, कितनी गायें थी जो उस दिन थे? हमारी 40 गायें थी, जिसमें से एक गाय गाभिन थी जिसे एक व्यक्ति ने ले लिया था। क्योंकि हमारे हिंदू समाज में मेरी बात को कोई अन्यथा न लें,
गौ माता तो बोलते हैं, लेकिन देखते हैं कि हमारे लिए उपयोगी कौन सी है। तो जो गाभिन थी, जो बच्चा देने वाली थी, उसको तो उन्होंने रख लिया था, बाकी 39 को उन्होंने छोड़ दिया था जी। तो फिर मैंने जब थाना से मुझे ये पता लगा कि इनके भरण पोषण की व्यवस्था जो है सरकार करती है, 201 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इसके भूसे चारे के लिए व्यवस्था है, तो फिर मैंने वहाँ से इन सारी गायों को पुलिस के माध्यम से अपने घर ले आया। हाँ। जब अपने घर ले आया तो फिर पुलिस को रखने की जगह मिल गई। अब जहाँ भी गौ तस्करों से पुलिस गाय छुड़ाए और मेरे यहाँ पे पहुँचा दे, इनकी संख्या 300 से ज़्यादा होगी थी। अब मेरे पास ना तो रखने की जगह, ना ही मुझे उनके मुताबिक इसके भरण पोषण की कोई व्यवस्था हो रही थी। तो मतलब 39 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो एकदम से 300 साढ़े 300 में पहुंचे। और जिस दिन आप 39 लाए थे उस दिन आपके पास व्यवस्था थी रखने की? कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। मैंने कभी अपनी जिंदगी में एक बकरी भी नहीं पाल रखी थी। अच्छा। लेकिन जब मैं लेके आ गया तो मैंने सोचा भी इन्हें कैसे बचाएंगे। फिर मैंने अपने यूथ को बुलाया, फिर हम लोगों ने जितने भी क्षेत्र के होर्डिंग लगे हुए थे सारे होर्डिंग उखाड़ दिए और जगह जगह चारों साइड से ऐसे बलियां बनाई और उन्हें होर्डिंग लगाया और वहीं पे रखी। लगा 6 महीने तो हमने होर्डिंग के नीचे रखी हैं। फिर धीरे धीरे इनकी व्यवस्था, फिर लोग जुड़ने लगे। अधिकांश सेवानिवृत्त जो लोग हैं आर्मी से, उसमें कई है, जैसे कैप्टन अमर सिंह जी, कैप्टन सरबन जी, कैप्टन राणा जी, ऐसे कई दानदाता थे जो आगे आए और उन्होंने कुछ मदद करी, कोई सामग्री दी। फिर धीरे धीरे हमने इनको जोड़ना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने यहीं पे इनका बड़ा कांजी हाउस बनाना चाहा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां रही कि सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। आज यहाँ पर कुछ ही दिनों में आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखेंगे। ये अब सिडकुल का क्षेत्र है। उस टाइम कोका कोला की लड़ाई आप देखते हैं, हमारे आदरणीय इंदर सिंह नेगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कोका कोला को यहाँ नहीं आने दिया था। फिर बड़ी ग्रीन बेल्ट हुआ करती थी। अब यहाँ पे कुछ दिनों में इंडस्ट्रियाँ बनेंगी। अब इनके गौवंशों की चिंता है हमें कि स्थायी रूप से इनकी व्यवस्था कैसे करें। खैर, हम तो जब तक भगवान ने हमें इस चीज़ की जिम्मेदारी दी, हम जिम्मेदारी निभाने के लिए काम करते रहेंगे। अच्छा, मुझे पता चला है कि अब क्योंकि आपके पास इतने सारे गौवंश है, उनको रखना ये एक चैलेंज होता ही है। तो क्या अब जब आपने एक सेटअप बना लिया है, मैंने देखा कि आपने गौशाला भी बनाई है, अभी हम वहाँ भी जाएंगे, तो क्या अब सरकार से कोई मदद मिली? उस समय तो नहीं मिली। गौवंश अधिनियम 2007 हमारी सरकार ने बनाया और अब जी मुझे कहने में थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन जिस सरकार ने जिन व्यक्तित्व के ने बनाने की शुरुआत की थी, उन्होंने अपने अधिनियम को नहीं माना। मैं इनके लिए इनको संरक्षित तो कर दिया है, लेकिन एक स्थायी रूप से मैं स्वयं भी तो एक 54 साल की मेरी उम्र हो गई है। मैं कब तक ये संभाल सकता हूँ? और मैं आपको बता दूं कि मुझे पीजीआई के मुताबिक, जो पीजीआई अस्पताल है, बाई मेडिकल, मुझे किसी भी भारी कार्य करने के लिए स्पष्ट मना है। तो मेरी भी मजबूरियां, लेकिन अगर इनकी व्यवस्था अगर नहीं हुई तो बहुत बड़ा चिंता का विषय यह है कि भविष्य में इनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। सरकार से तो मेरा बार बार आग्रह है, निवेदन है, मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार, धामी जी की सरकार है, निराश्रित गौवंशों के लिए अब काफ़ी कुछ कर रही हैं। हालांकि अभी तक मेरे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि नहीं हुई है कारणवश, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगी। ठीक है, लेकिन एक बात और मैं कहता हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि जो सरकारी गौशालाएं बनती हैं उनकी हालत इतनी छुपी हुई है। अब जब हम कहते हैं ना सरकारी, तो सिस्टम इतना, मतलब एक तरह से कहिए कि उस तरह से, जैसे आप जिस तरह से इन गायों से प्यार कर रहे हैं, मैं देख रहा था, और आपने हर गाय का या हर जो भी गौवंश है उसका नाम रखा हुआ है। अब इतने नाम रखना, इतने को याद रखना, तो वो जब तक नहीं होता, जब तक आपका पर्सनल अटैचमेंट ना हो, तो वो दिखता है। लेकिन सरकारी सिस्टम में ये अटैचमेंट नहीं दिखता, और इसीलिए शायद हम देखते भी हैं कई बार कि गौशालाओं में बहुत मास लेवल पे गायों का मर जाना, या कई सारी वो किस कंडीशन में रहती हैं वो भी है। कुछ प्रयास होते हैं, इंडिविजुअल कुछ लोग करते हैं, और कुछ जगह सिस्टम ठीक ठाक भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ही सिस्टम खराब है। अब जबकि ये सारी चीज़ें हो गई, अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार से भी मदद मिलेगी, लेकिन हम देखते हैं कि कई सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसे एक बड़ा चैलेंज आपने बताया कि अगर गाय दुधारू है तो लोग लेने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अगर वो मेल उसमें आते, गौवंश अगर मेल है, तो लोग नहीं आगे आते। तो आपके पास मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा नंबर शायद मेल का ही है, तो वो फिर कैसे कर पाते हैं और फिर आगे इनका क्या होता है? ये जितने भी यहाँ पे गौवंश हैं, लगभग 109 गौवंश यहाँ पे जुड़ रहा है, उसमें लगभग 60 से 70 मेल ही हैं। और उसके बाद जो बुजुर्ग गायें हमारी हैं वो भी 15-20 हैं। दूध देने वाली तो इनमें से 7-8-10 गायें हैं।
मैंने जो अभी तक रावत जी जो काम किया है, मैंने कभी सरकार के किसी भी सहयोग को व्यक्तिगत सहयोग मान करके कभी कोई काम नहीं किया। मैंने व्यक्तिगत अपना फर्ज मान करके काम किया है, इसलिए मुझे व्यक्तिगत इनसे बहुत लगाव है। और 14-15 साल से जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो अपने परिवार को मैं भुला सकता हूँ, लेकिन इनको नहीं भुला पाता। यही कारण है कि जिस तरह से पुलिस ने मेरे पास दिया है, मैं अगर औपचारिकताओं निभाने के लिए तो मैं जाके थाने में छोड़ सकता हूँ इनको, लेकिन नहीं छोड़ पा रहा हूँ। दूसरा, मैं जो एक ध्यान आपके माध्यम से सरकार का करवाना चाहूँगा कि हम लोग ये मान लेते हैं कि गौवंश अगर आज मेरे पास 109 है तो कल ये 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, फिर लास्ट में इसका क्या होगा। राव जी, मेरे पास लगभग 300-350 गौवंश आज से ये 6 साल पहले था जी। फिर हम लोगों ने देखा कि जो ऐसे परिवार हैं जो SC, ST, विधवा, विकलांग, BPL, बेरोजगार, जो दूध से वंचित हैं, दूध उनको नसीब नहीं हो पाता है, तो मैंने एक आम बैठक बुलाई। उसमें मैंने घोषणा की कि जो भी ऐसे परिवार हैं जो गाय को पालना चाहते हैं उनको फ्री, बिल्कुल निःशुल्क गौवंश मैं दूंगा, लेकिन उनसे एक ही शर्त हम लोगों ने लगाई, मैं आपको दिखाऊंगा। हमें उनसे 10 रुपए का स्टाम्प पेपर पे लिखवाते हैं जी। प्रधान को हम उसका विटनेस बनाते हैं हाँ। और उनका आधार कार्ड लेते हैं, फोटो लेते हैं, उनका पूरा ID प्रूफ अपने पास रखते हैं, पूरा रिकॉर्ड है। हम एक ही शर्त उनसे लगाते हैं कि हम बिल्कुल आपको निःशुल्क दे रहे हैं, लेकिन आप शर्त लगाओगे, एक ही शर्त पे रहोगे कि जिंदगी भर आप इनको नहीं बेचोगे। तो आपको ताज्जुब होगा कि अभी भी मेरे पास 150 से ज्यादा एप्लीकेशन अभी एडवांस में हैं और मैं अभी तक 166 परिवारों को दे चुका हूँ। और एक चीज मैं और जानना चाह रहा था, ये सारी गाय वही हैं जो बचाई गई हैं? इसमें एक भी गाय ऐसी नहीं है जो मेरी खरीदी हो या मेरी व्यक्तिगत है, 100%। और जब 350 थी तब भी सारी की सारी पुलिस के द्वारा दी गई थी। तो ये भी एक देखिए कि कितने बड़े लेवल पे यहाँ से गौवंश जा रहा होता है, और शायद पुलिस जब पकड़ती है या जो गौरक्षक हैं वो पकड़ते हैं तो उसके बाद फिर वो सीधे वो आप ही के भरोसे है कि वो आपको दे देंगे। एक मेरा सवाल इसलिए, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात मुझे पता लगी, बीच में कुछ आर्थिक परेशानी आई तो आपने जमीन भी बेच दी, ऐसा भी कोई मामला था? जमीन तो जब 2008 में मैंने ली तो मैं सरकार के भरोसे कब तक लेता, जो मेरे पास पैसा था तो 1-2 महीने 3 महीने में खत्म हो गया। फिर जब मुझे उसकी व्यवस्था नहीं होती हुई दिखी तो मैंने वहां से जमीन शुरू करी बेचना। मैंने लगभग 10-12 बीघा जमीन जो है इन्हीं गौवंशों के लिए बेची है अभी तक। और क्योंकि मुझे ये भरोसा था कि सरकार आज नहीं तो कल जो है इनकी व्यवस्था करेगी, इनको व्यवस्थित जगह दे देगी, तो मैं इसलिए चाह रहा था कि व्यवस्था हो जाए। मुझे बहुत बड़े कर्ज के नीचे में दबता चले गया। फिर हमारे बीच में जो प्रबुद्ध लोग आए उन्होंने मुझे कई तरह के मदद के साथ साथ मेरा वैसे भी ध्यान दिलवाया कि आप जैसे पहले से ठेकेदारी करते थे, आप अपना कार्य जो है प्राइवेट काम भी करते रहो। फिर हमने एक साथ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास इस टाइम लगभग 5-6 परिवारों का जो जमावड़ा मेरे पास है जो काम करते हैं, तो मेरे पास अच्छा स्टाफ अब हो गया है। तो इन गौवंशों को देख रेख के लिए भी उन लोगों के, तो मैं अपना प्राइवेट काम भी करने लगा। आज मैं लगभग 2017 से पहले जितनी बुरी स्थिति मेरी थी आज उतनी नहीं है। अब मैं गौमूत्र से भी इसके कई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, गोबर से भी बना रहा हूँ, और इनको रखवाने के लिए भी अपना सेटअप मैंने कर दिया है। लेकिन जो मेरी पीड़ा है वो ये नहीं है केवल कि यही गौवंश। आपको मैं बता दूं कि अभी जो लंपी बीमारी आई थी, लंपी बीमारी में कम से कम 150-200 गायें यहीं पे मरी हैं तड़प कर, वो भी तो गौ माता थी, उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये काम होना चाहिए कि हम उनके लिए भी, जो जिनका कोई नहीं है उनके लिए, भविष्य के लिए उनके लिए भी हम काम करें। उसके लिए भी जो सरकारी तौर पर कार्य होने हैं वो अभी बड़े स्तर पर होने को शेष है। अगला सवाल वही है जिसका जिक्र आपने किया जी। कोई भी इस तरह के काम में शायद तभी इंटरेस्ट लेता है जब उसे लगता है कि इससे मेरी कोई आय का स्रोत बन सकता है। जैसे आपने बताया कि क्योंकि आप इतने बड़े लेवल पे गायों को रख रहे हैं, और भी अगर गाय आ जाती है तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने उसका एक सब्स्टिट्यूट भी निकाला, मतलब एक मॉडल आपने बना दिया है कि आप जैसे गौमूत्र के इस्तेमाल की आप बात कर रहे हैं, या जैसे खाद की हम बात करते हैं, उस तरह से चीज़ें, ऑर्गेनिक खाद और ये गोबर की खाद जो होती है। तो क्या ऐसा मॉडल हो सकता है, या तभी शायद लोग आगे आएंगे? आप ऐसे नए लोगों को जो करना तो चाहते हैं लेकिन उनको ये लगता है कि यार इसमें खर्चा बहुत है और उस तरह की आमदनी नहीं होगी, तो आगे सस्टेन कैसे करेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सवाल राव जी आपने पूछा, और मैं समझता हूँ कि जो मेरा अनुभव है, यदि
थोड़ा सा भी सरकार ध्यान दे इसमें। मैं इसमें दो बातें कहूँगा। हर व्यक्ति का सपना देखना उसका अधिकार है कि वो बड़ा बने और एक अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी जिए, क्योंकि हमारा जो इस टाइम जो हमारा देश है वो लगभग हर व्यक्ति संपन्न है। वही व्यक्ति इस टाइम परेशान है जिसके या तो उसे काम करने की उसे बुद्धि नहीं है या फिर उसको हम सहयोग नहीं कर पा रहे। मैं इस गौवंश को मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी संख्या में जिस भी गांव में, जिस भी घर में ये गौवंश होगा वो उतना ही समृद्ध घर होगा। लेकिन शासन और प्रशासन तौर पर हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए, जो हम लोग संपन्न लोग हैं या जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जैसे मैं स्वयं को अपना जनप्रतिनिधि मानता हूं कि एक आम व्यक्ति की समस्याओं का समाधान यदि मैं नहीं कर पाया तो मुझे जनप्रतिनिधि कहलाने का कोई अधिकार नहीं बैठता। यदि रावत जी अपने गांव का विकास और अपने बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ना चाहते हो और आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आपका पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि जो इसमें रॉ मटेरियल, जो रफ मटेरियल निकलता है, उसकी व्यवस्था हम एक ऐसी जगह करें जहां पर वो दोबारा रीयूज हो सके। यानी कि ये गौवंश जब दुधारू स्थिति में आता है तो किसी भी बेरोजगार के पास यदि जाएगा तो उसको रोजगार देगा, लेकिन एक लिमिट तक वो रोजगार देगा। 1 साल 6 महीने 8 महीने के बाद जो है इसका जब दूध देने का ये कम कर देता है तो इसका जो फायदा है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर मेरे गांव में दूध उत्पादन के लिए हम लोग प्रोग्रेसिव डेयरियां यदि खुलवाते हैं, लोगों को लोन दे करके कुछ भी करते हैं, तो हमें साथ साथ में ड्राई डेयरी भी चलानी चाहिए। जैसे मेरे पास जो है वो ड्राई डेयरी है, मैं दूध के बारे में कभी सोचता भी नहीं, लेकिन यदि मेरे साथ मेरा पड़ोसी अगर बेरोजगार है और अगर वो प्रोग्रेसिव डेयरी अगर खोलना चाहता है, तो ये भी तो है कि उसके पास बछड़े भी होंगे, ये भी तो है कि उसकी गायें बुढ़ियां भी होंगी, ये भी तो है कि उसकी गायें एक न एक दिन दूध देना बंद कर देंगी। तो जो बेरोजगार भाई यदि गाय के भरोसे ही अपना जीवन यापन करना चाहे तो उसको एक बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जितना उसने कमाया होता है वो सारा का सारा वो ड्राई डेयरी या ड्राई स्थिति में आकर के खत्म हो जाता है, उसको देना पड़ता है। मेरा मानना यह है कि यदि गांव में एक ड्राई डेयरी हो, सरकार उसमें स्ट्रक्चर की व्यवस्था कर दे और भरण पोषण के लिए इसमें भुस्से की व्यवस्था कर दे और उसे समिति बना करके अगर रखा जाए तो जो भी मेल है, जो भी ऐसा गौवंश जो दुधारू नहीं है उसे वहां पे छोड़ दें, और वहां पर जब एक साथ में बड़ा समूह रहेगा तो नेचुरल तरीके से भी और AMI के माध्यम से भी जब वो गाभिन स्थिति में आता है तो उन बेरोजगारों को दे दिया जाए और उन बेरोजगारों से जो सूखा गौवंश है उसे ला करके यहाँ पे छोड़ दिया जाए। तभी हकीकत में एक श्वेत क्रांति आएगी, घर घर में दूध होगा, जो बेरोजगार हैं उनको लगातार रोजगार से हम जोड़ सकते हैं, और जो दूध के कलेक्शन केंद्र हैं जहां पर बड़ी संख्या में धांधलेबाजी होती है, वहां पे एक अच्छा अगर दूध की कीमत निर्धारित कर दी जाए तो मैं समझता हूं ये रोजगार की दृष्टि से भी बहुत बड़ा, और भविष्य में इस गौवंश को कोई ये नहीं कह सकता कि ये अनुपयोगी है, क्योंकि जहां पर ये रहता है मुझे दूध की जरूरत नहीं है। इसका गौमूत्र और गोबर यदि पर्याप्त मात्रा में एक जगह है तो उससे कई तरह के प्रोडक्ट अब मैं तैयार कर सकता हूँ, जो कर रहा हूँ। आपका मन था गौ सेवा करने का, तो आपने एक बीड़ा उठाया। अब मेरा लास्ट सवाल यही है, क्या आपके बच्चे, जो आपको भी एक चिंता है कि आगे क्या होगा, क्या वो इस तरह इस काम में इंटरेस्ट लेते हैं? ये आपने बहुत बड़ा एक ऐसा सवाल पूछ दिया जिसकी सच्चाई है कि न्यू जनरेशन इस काम को करने में दिलचस्पी नहीं लेती है। लेकिन मुझे जैसे मैंने शुरू में बोला कि मैं अपने बच्चों से ज्यादा इनमें रम चुका हूँ, तो कोई ये जरूरी नहीं है कि यदि हम स्ट्रक्चर तैयार करके छोड़ देते हैं और ये बड़ी संख्या में जब एक जगह होगा और इनके ये जब उत्पादन की स्थिति में जब आ जाएंगे इनके गोबर गौमूत्र, तो जरूरी नहीं है कि मेरा लड़का या मेरी लड़कियां ही इसमें इंटरेस्ट लें और वही इसके वारिसान बने। कोई ना कोई बीच में से धर्म दृष्टि से जुड़ ही जाएगा, कोई ना कोई संत आकर के इनको संभाल ही लेगा। ये हमेशा देती हैं, लेती कभी किसी कुछ नहीं, और भविष्य में आज नहीं तो कल बच्चे भी इनको स्वीकार करेंगे और भविष्य भी स्वीकार करेगा।
इसमें से कई ऐसी होंगी जो आप बहुत छोटी एज में ले आए होंगे, तो फिर कैसे उनकी देखरेख करी, क्या क्या किया? हाँ, 2008 में तो इनमें से अधिकांश जो हमारा गौवंश है वो तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था, बहुत कम होगा, इसमें 10% होगा। बाकी तो सब मेरे ही यहाँ पैदा हुए हैं ये। और जो उस टाइम पर हमने पकड़े थे, हमने कभी एज के लिए नहीं देखा कि ये बच्चा है या ये दुधारू है। ये जो भी कसाईयों से पुलिस के द्वारा दी गई वो सब मेरे पास है, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे बूढ़ी है, चाहे कैसी है। पर अब जो मेरे यहाँ पे पैदा हुई हैं वो तो बच्चों की तरह रहती हैं और इनके साथ बहुत अपना बने हैं, बहुत ज़्यादा। गौ सेवा तो होगी, उसके अलावा भी आप बहुत कुछ करते हैं। और प्रधान जब आप थे इस गांव के तब भी आपने बहुत सारे काम किए थे, और जो मेरी जानकारी है आपको एक भारत सरकार से भी एक पुरस्कार मिला पंचायत सशक्तिकरण के लिए, और एक पुरस्कार आपको राष्ट्रपति से भी मिला। तो ये दोनों पुरस्कार कब मिले, किसने दिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ, जब मैं 2008 में ग्राम प्रधान बना तो उस वक्त मैंने जैसे वन से लोग बड़ी तस्करी करते थे, वन्य जीवों को मारते थे। मैंने लगभग 10 से ज़्यादा तो उल्लू और कम से कम 150 से ज़्यादा गिद्ध और चील और हिरण, घुरल और विदेशी पक्षी, सुअर, जंगली जानवरों को बहुत बचाया था। तो मुझे वन विभाग के द्वारा अगर मैं कहूँ तो 3 बार राज्य स्तर पर, 1 बार भारत सरकार द्वारा और 1 बार राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार भारत सरकार, और नशा मुक्ति के विरुद्ध जो मैंने काम किया, नशा मुक्त अपने ग्राम पंचायत को बनाया, तो उसमें मुझे राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति अवार्ड। उस समय राष्ट्रपति प्रणब थे, प्रणब मुखर्जी जी थे। उनके पवित्र कर कमलों से मुझे सम्मानित होने का अवसर मिला है। तो ये भी भ्रूमिराम जी के व्यक्तित्व का एक पहलू है। वो गायों की सेवा तो करते ही हैं, लेकिन साथ में जो उन्होंने नशा मुक्ति को लेकर और जो वन क्षेत्र में जो इलीगल जो शिकार होता है, अवैध शिकार जो होता है, उसको लेकर जब काम किया, उसके लिए भारत सरकार ने भी उनको सम्मानित किया। देखा आपने, इस कहानी को दिखाने का मकसद हमारा ये था कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कहीं से गौवंश पकड़ा, उसे छुड़ा दिया, वहीं हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उसके बाद असली जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस जिम्मेदारी को उठाते हैं। और जैसा जायसवाल जी भी कह रहे थे कि हो सकता है कि भविष्य में मेरे बच्चे इस काम में इंटरेस्ट ना लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग आगे नहीं आएंगे, लेकिन अगर एक सिस्टम बना रहेगा तो लोग भी आगे आएंगे। और हमने इसलिए भी ये बताया कि एक मॉडल हो सकता है। उस मॉडल के लिए सरकार को जरूरी नहीं है कि सरकार हर जगह गौशाला बनाए। जो लोग वॉलेंट्री इस काम को करना चाहते हैं उनकी मदद की जा सकती है। तो कुछ ऐसी ही और कहानियां आपको दिखाएंगे अलग अलग लोगों की, जो अलग अलग जगह पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये कहानियां चलती रहेंगी, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो एक बार फिर मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश रहेगी कि अगर आपको लगता है कि हमें कुछ अलग स्टोरीज देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि है तीरंदाज लाइव के नाम से। और अगर आप अर्जुन रावत तीरंदाज सर्च करते हैं यूट्यूब पर तो वो भी आ सकता है। और तीरंदाज लाइव नाम से ही मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ भी आपको ये स्टोरियाँ मिलेंगी। और हमें आपसे सिर्फ यही सहयोग चाहिए कि आप मेरे पेज को और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।